Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. Okay, structure of atom. So what is atom? Atom is basically smallest unit of matter. If anyone asks you what is an atom, so its simplest definition is smallest unit of matter. Atom usually combines together to form a molecule. Molecule जो बनता है वो atoms को मिला के बनता है, ठीक है? और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स अगर मैं आपसे पूछूं कौन से होता है, तो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. ये एटम के अंदर मौजूद होता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन इज चार्जलेस. ओके, तो ये थोड़ा सा एटम के बारे में. ठीक है, अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? चैप्टर 3 नजर आ रहा है? यस सर. ओके, सर इसमें बहुत सारी चीजें थ्योरी की है, ज्यादातर थ्योरी से रिलेटेड चीजें. तो पोस्टुलेट्स जो है, ये इसमें जो चीजें याद करने वाली हैं मैंने रेड मार्क किया हुआ है, ठीक है? जो चीज आ सकती है इंपॉर्टेंट है. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं, डाल्टन ने क्या किया था? डाल्टन ने बेसिकली ये बताया था हमें, मैं आपके साथ ये नजर आ रहा है आपको? assumptions, डाल्टन. तो ये डाल्टन ने थ्योरी पेश की थी जिसमें ये सारी चीजें बताई थी उसने, कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से बना होता है. एटम जो मैटर होता है, मैटर कंसिस्ट ऑफ मेनी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. ये किसने बताया था? डाल्टन ने. एक्सपेरिमेंट के बाद बताया था, जो चीजें याद करनी है. और ये सारी इंफॉर्मेशन डाल्टन ने दी थी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. फिर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं. और आगे क्या है? Atoms of the same element have same size, same shape and same mass and other properties. अगर same element के atoms हैं, उनका सारों का size, shape, mass same होगा. और atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction. क्या होता है? बस shift हो जाते हैं. Chemical reaction जब भी होता है दो compounds या elements के दरमियान, तो atoms create या destroy नहीं होते, but shift their places from one element to another. ठीक है, ये डाल्टन ने बताया था हमें, इसकी थ्योरी ने. तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल एंड दे कैन नॉट बी क्रिएटेड. दूसरा पॉइंट, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर एग्जैक्टली अलाइक. एक जैसे होते हैं, ठीक है? सारे एटम्स एग्जैक्टली अलाइक का क्या मतलब है? एक जैसे हैं सारे. केमिकल कॉम्बिनेशन टेक प्लेस बिटवीन स्मॉल होल नंबर ऑफ एटम्स. जो केमिकल कॉम्बिनेशन होती है वो स्मॉल होल नंबर एटम्स के दरमियान होती है. अच्छा, फराडे लॉ. इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस ब्रेकडाउन को कहते हैं जिसमें कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है. इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली जब हम पास कराते हैं. हीट पास कराते हैं. नहीं, इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी, जी, इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसके दरमियान पास करवाते हैं, तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं. और उसके दरमियान एक लिक्विड मीडियम होता है, ठीक है, जो दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान होता है. उस लिक्विड में हम लोग डिफरेंट कंपाउंड्स का भी ऐड कर देते हैं, फॉर मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रोड. जैसे NaCl का आप लोगों ने की है इलेक्ट्रोलिसिस, तो उसमें Na एक तरफ होता है, Cl एक तरफ होता है. और बीच में जो लिक्विड में कंपाउंड डाला जाता है कोई भी, वो डिफरेंट एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे थे फॉर मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन. ओके, रिएक्शन की स्पीड के लिए. तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नजर आ रहा है आपको? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहते हैं? Faraday first law. The mass of a substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the amount of charge passed.
जो मास है जो एक इलेक्ट्रोड पर लाइब्रेट हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड पर जितना मास डिपॉजिट होगा आफ्टर पासिंग द करंट, तो वो कितना होगा? वो उतना ही होगा जितना आप उससे करंट पास करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोड फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है फैराडेज। और सेकंड लॉ में क्या कहा था? द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिट और लाइब्रेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड on passing a certain amount of charge is directly proportional to its chemically equivalent weight। chemically equivalent weight के बराबर होगा। ये आप लोगों के चैप्टर में है नहीं, लेकिन बिकॉज हम लोग आगे पढ़ेंगे जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, तो उसकी वजह से हम इन्होंने ये डाल दिए लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फैराडे ने। ठीक है, तो समझ आ गया कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस और कंज्यूम एन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड पे जितना जमा हो रहा है सब्सटेंस का मास जो प्रोड्यूस हो रहा है एक इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है, वो उतना ही होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना आप चार्ज पास कर रहे होगे। ये सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। तो W इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लाइब्रेटेड, जितना लाइब्रेट हो रहा है। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है जो कांस्टेंट की वजह से आया है। A फॉर एम्पेयर्स करंट है, T फॉर टाइम सेकंड्स है। अच्छा, मेन अब चीज टॉपिक क्या था? पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इलेक्ट्रोलिसिस में आप लोग क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रोलिसिस में आप लोग दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान से करंट पास करवाते थे। ये यूजुअल मेथड्स अब पहले से बहुत चीजें बहुत एक्सपेरिमेंट इस पे होते थे, बहुत चीजें इससे डिस्कवर की, लेकिन जब फर्स्ट टाइम उसी तरह के एक इलेक्ट्रोलिसिस जिस अपैरेटस में होता है उसी से जब हम लोग ने पहली दफा गैस पास की, ठीक है, और उसके दरमियान लिक्विड नहीं रखा, इलेक्ट्रिसिटी थी, और उसके जो मीडियम था दरमियान में वो गैस रखा, ठीक है, तो जो चीजें आई वो ये एक्सपेरिमेंट से पता लगा, जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। याद आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो जे जे थॉमसन जो एक्सपेरिमेंट था, जब उससे हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस की और गैस मीडियम बीच में रखा हुआ था, तो डिफरेंट सेंटीमीटर प्रेशर पे डिफरेंट चीजें ऑब्जर्व हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में ये आ रहा होता है, मैंने ये रेड टिक्स मार्क किए हैं। ठीक है, तो एट नॉर्मल प्रेशर गैसेस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मल प्रेशर जब होता है, जब प्रेशर कम होता है तो गैसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। ठीक है, वाईफाई बंद कर दो। गैसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती जब नॉर्मल प्रेशर होता है। जैसे एट 1 सेंटीमीटर Hg प्रेशर, जब 1 सेंटीमीटर प्रेशर ऑफ मर्करी था, तो उसमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि स्पार्क टू पास थ्रू द गैस लाइक ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। ये एमसीक्यूज आता है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg जब डिस्चार्ज ट्यूब में था तो क्या ऑब्जर्व हुआ था। तो 4 एमसीक्यूज होते हैं, तो आप लोगों ने जस्ट कर देना है फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, अब जब थोड़ा सा प्रेशर और कम कर दिया, फ्यू मिलीमीटर Hg प्रेशर, तो क्या हुआ? द स्पार्क जो जनरेट हुआ था, फ्लैश ऑफ लाइट जो पहले एक जनरेट हुई थी 1 सेंटीमीटर पे, वो क्या हो गई? डिसअपियर हो जाती है। द टू इलेक्ट्रोड्स आर सीन टू ग्लो, और इलेक्ट्रोड ग्लो करने लग जाते हैं। ठीक है, पहले क्या हो रहा था कि दो इलेक्ट्रोड के दरमियान जो ये पास हो रहा था करंट, उसमें एक स्पार्क लाइटनिंग जनरेट हो रही थी जब 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर था। बता नहीं सकती थी मेरा ऑन द माइक। बाद में क्या हुआ कि जब मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर हुआ तो दो इलेक्ट्रोड्स ग्लो करने लगे और बीच वाली जो लाइट थी वो डार्क हो गई, वो नजर नहीं आने लगी। अब 1 मिलीमीटर ऑफ Hg पे क्या हुआ? The tube is filled with a glow extending from a node called positive column। अब जब 1 मिलीमीटर हुआ तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से था वो फिल करने लगी। The tube is mostly filled with a glow extending from the positive electrode. This is known as positive column। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से एक लाइट जनरेट हुई, ग्लो करने लगी। द कलर ऑफ दिस ग्लो डिपेंड्स अपॉन द गैस इन द ट्यूब। अच्छा, कलर डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, जैसे हम डिफरेंट गैसेस यूज करते हैं तो उसके लिहाज से डिफरेंट कलर शो होते हैं ट्यूब के अंदर। और अबाउट 0.001 मिलीमीटर ऑफ Hg the walls of the glass tube begins to glow with a brilliant green light। और जब ये प्रेशर किया 0.001 तो फिर क्या ग्लो करने लगा? सिर्फ
walls of the tube. पहले 1 सेंटीमीटर पर द बिटवीन द इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी उन दोनों के दरमियान वो ग्लो करने लगी, स्पार्क उसमें जनरेट हुआ. फ्यू में कब कहाँ जनरेट हुआ है लाइट? 2 इलेक्ट्रोड्स के अंदर से, बाकी सब डार्क हो गया. अबाउट 1 मिलीमीटर ऑफ Hg पे कहाँ पे प्रेशर पे कहाँ पे जनरेट हुआ है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जनरेट हुआ है सिर्फ. ठीक है. और अबाउट 0.01 मिलीमीटर ऑफ Hg पर कहाँ जनरेट हुआ है? सिर्फ ग्लास ट्यूब पर, जो ग्लास जो बाउंड्रीज थी वहां पर, वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब. ठीक है. तो ये सर जी जी तो इसका जो बेसिक पर्पस है इस एक्सपेरिमेंट का, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट. नहीं 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 नहीं, कैथोड रेज प्रेजेंट. देखो ये तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किया था, ये तो इसलिए क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो था वो इसलिए था. क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट बेसिकली फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इससे डिस्कवर किया था इन इलेक्ट्रॉन्स को. इसमें बेसिकली मैंने आपको पहले शायद आपने शायद नहीं सुना हो कि जो वो चीजें सिर्फ मैं कवर करवाऊंगा जो आपके एमसीक्यूज में से थी. देखिए इसमें पूरी थ्योरी नहीं है, मैं आपको पूरा वो थ्योरी समझा नहीं रहा ना, वो बता रहा हूँ. मैं जो चीजें एमसीक्यूज में आ सकती है वो चीजें इसमें नोट्स में भी वही होते हैं. फिर उसमें से भी जो मेन चीजें थी जो आ सकती हैं जरूर, उनको मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है. ये पूरा एक्सपेरिमेंट डिफाइन नहीं हुआ. जिस तरह आपकी आप बुक खोलेंगे तो उसमें आपको पूरे 1-2 पेज नजर आएंगे. तो वो जब आप कंप्लीट पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी. इससे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, ये सारे इसके नाम हैं. इससे क्या पता चला था कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द एटम्स. एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं. और ये पता लगा था कि दीज जो ये रेज जो ओरिजिनेट होती है कैथोड से होती है, कैथोड टर्मिनल से होती है लो प्रेशर से, और फिर ये जाती हैं हाई प्रेशर के ऊपर, और इनका जो इनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ठीक है. ये सारी चीजें इसके पीछे जो थ्योरी. ठीक है. अच्छा ये डायग्राम्स बनी है, डायग्राम्स इसकी भी नहीं आती, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी डायग्राम्स, बस ये समझाने के लिए बनी हुई है. अच्छा ये रेड टेक्स्ट जो है, व्हेन द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज रिड्यूस्ड टू नॉर्मल प्रेशर. अच्छा जब प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा टू नॉर्मल प्रेशर तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी. ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी प्रेशर कम होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी. ऊपर भी लिखा हुआ था ये. When the pressure is reduced to about 10 exponent minus 1 exponent minus 4 atm, exponent minus 4 atmospheric pressure जब होगा तो emission of light by the gas ceases and the glass wall of the tube opposes cathode start glowing with a faint greenish light. अच्छा ये यहीं पे जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा है कि exponent minus 4 जब प्रेशर हुआ तो क्या हुआ कि सिर्फ walls of the tube पे लाइट आ रही थी और ग्रीन लाइट थी. The radiation passes between the two electrodes called the cathode rays. अब ये जो रेडिएशन जो पास हो रही थी between the two electrodes वो बेसिकली क्यों थी? Because of the cathode rays. Cathode rays इन दोनों के दरमियान पास हो रही थी, दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान. जो लाइटिंग शो हो रही थी नहीं हो रही थी वो कैथोड रेज थी. प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज है, इंपॉर्टेंट है बहुत, सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए. सिंपल प्रॉपर्टीज है, कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द, क्या होता है? ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है. द रेज इमर्ज फ्रॉम कैथोड, कैथोड से इमर्ज होती है एंड कैन बी फोकस्ड बाय यूजिंग अ कॉनकेव कैथोड. एक तो ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, कैथोड रे से जनरेट होती है, ओरिजिनेट होती है. ठीक है. या इमर्ज इधर लिखा हुआ है. एंड कैन बी फोकस्ड. आप फोकस आप अगर देखना चाहते हो तो कॉनकेव कैथोड यूज करना पड़ेगा आपको. They penetrate small thickness of metal without producing perforation in the foil. स्मॉल थिकनेस का अगर मैटर, ये इसका मतलब ये होता है कि पेनिट्रेट, अगर बीच में दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर एक स्मॉल थिकनेस का कोई भी सॉलिड पड़ा हो, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस पड़ा हो, वुड समझ लें आप पड़ी हो, लेकिन अगर उसकी थिकनेस स्मॉल हो तो उसके दरमियान से ये पेनिट्रेट हो जाता है, आर पार हो जाता है. ठीक है. विदाउट प्रोड्यूसिंग परफोरेशन इन द फॉइल. और जो मैटर के अंदर कोई चेंज भी नहीं आएगा. ठीक है. परफोरेशन भी नहीं आएगी. दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. अच्छा जब मैग्नेटिक फील्ड होगी बीच में, अगर इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे.
ये रदरफोर्ड ने जो किया था। और दे कैरी नेगेटिव चार्ज, दे एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर भी एक्सर्ट कर रहे हैं। दे हैव अ फिक्स्ड मास, कैरी फिक्स्ड यूनिट ऑफ चार्ज। फिक्स्ड मास होता है, वो मास आपको याद होना चाहिए, आगे पढ़ेंगे। फिक्स्ड यूनिट ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। द रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोड्स और द गैस इन द ट्यूब। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट होती है किसके? आप कोई भी मटेरियल यूज कर रहे हो इलेक्ट्रोड्स का, कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हो, डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं इलेक्ट्रोड्स के, और बीच में गैस जो यूज कर रहे हो बिटवीन द ट्यूब्स, तो वो भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होती है रेज। ये हमेशा इसी प्रॉपर्टीज में होंगी, नेगेटिव ही होंगी, ओरिजिनेट कैथोड रेज से होंगी, ट्रैवल स्ट्रेट लाइन में ही करेगी। ठीक है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रेज की। तो कैथोड रेज आर नाउ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, नेम्ड बाय जे थॉमसन स्टोनी इन 1881। तो कैथोड रेज ही इलेक्ट्रॉन्स कहलाती हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ये इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या है? प्रोटॉन, पॉजिटिव पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन कह लें, और कैनाल रेज, ये सारी चीजें प्रोटॉन के लिए। ये कैसे डिस्कवर होता? प्रोटॉन। गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया दैट इफ थिन होल्स आर मेड इन द कैथोड, अगर छोटे छोटे उसमें होल्स कर दिए जाएं कैथोड के अंदर, एनोड होता है, कैथोड होता है, एक इलेक्ट्रोड एनोड है, एक इलेक्ट्रोड कैथोड है। कैनाल रेज वर फाउंड बिहाइंड द कैथोड। जो पॉजिटिव रेज थी ना, जो प्रोटॉन था, वो कहाँ पे फाउंड हो रहा था? बिहाइंड द कैथोड, कैथोड के पीछे वाली साइड पे। आगे ओरिजिनेट कर रही थी इलेक्ट्रॉन, जो कैथोड रेज थी, और पीछे जो जनरेट हो रही थी वो क्या थी? कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन्स। और क्या? दे कैरी पॉजिटिव चार्जेस विच आर इक्वल टू सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सेम इनका चार्ज होता है, कूलम चार्ज 1.68 एक्सपोनेंट -19, जैसे प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव में, तो इसका भी इतना ही होता है चार्ज। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। देयर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेशियो डिपेंड अपॉन द गैस प्रेजेंट द क्रूक्स ट्यूब। अच्छा, इनकी वैल्यू इंडिपेंडेंट नहीं होती जिस तरह कैथोड रेज की होती है। देखो लास्ट में लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ E/M, जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिपेंड अपॉन द गैस प्रेजेंट द क्रूक्स ट्यूब। जिस तरह की गैस होगी उतनी इनकी वैल्यू उस पर डिपेंड कर रही होगी, ऊपर नीचे होगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं होती। तो दिस इज द डायग्राम। देखिए परफोरेटेड कैथोड है, इन्होंने होल्स किए, तो ये पॉजिटिव रेज जो जनरेट हो रही है वो राइट साइड पे जा रही है सारी, और कैथोड रेज जो जनरेट हो रही थी वो तो उसी तरफ, एक तरफ एनोड लगा हुआ है, दूसरी तरफ ये कैथोड लगा हुआ है। कैथोड में इन्होंने जब परफोरेटेड होल्स किए तो जो पॉजिटिव रेज थी वो राइट साइड पे चली गई, और जो नेगेटिव रेज थी वो जैसे एमर्ज होके एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है, इस तरह प्रोटॉन डिस्कवर कर लिया इन्होंने। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, चैडविक एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के लिए। आप लोग बुक खोलेंगे आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे। चैडविक ने क्या किया था? जस्ट इन्वेस्टिगेटेड द इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन ऑन अदर एलिमेंट्स बोथ इन द सॉलिड एंड द गैसियस फॉर्म। चैडविक ने क्या किया था? इन एक्सपेरिमेंट किया जिसमें बम्बार्ड किया इसने बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल्स, बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल्स के साथ बम्बार्टमेंट की उनकी। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो एवरी रेडिएशन पेनिट्रेटिंग कमिंग आउट फ्रॉम द बेरिलियम, सारी जो पेनिट्रेशंस आ रही हैं, रेडिएशन जो आ रही है बेरिलियम से, तो कंसिस्ट ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल्स, उनका कोई पार्टिकल है मटेरियल, और जो मास है उनका वो इक्वल टू द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम है। Since these particles were not deflected by magnetic or electric field, therefore they are named as neutron. क्योंकि ये जो रेडिएशंस थी ये इलेक्ट्रो या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, ना कोई चेंज आ रहा था इनमें, जिसकी वजह से इनको हम लोगों ने न्यूट्रॉन्स का, ये न्यूट्रल चार्ज का, सीधी जा रही थी ना, क्योंकि कैथोड रेज भी डिफ्लेक्ट होती हैं और ये कैनाल रेज भी होती हैं। ठीक है, ये दोनों डिफ्लेक्ट होती हैं। ये लास्ट पॉइंट जैसे आपने पढ़ा था, ये दे आर डिफ्लेक्टेड, फोर्थ पॉइंट, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।
तो पॉजिटिव रेज भी इसी तरह होती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो नहीं होते, वो सीधे जाते हैं, दे डू नॉट डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस पे यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है आपकी टेस्ट में, इस तरह का कोई सवाल नहीं है, एक्सपेरिमेंट से कोई सवाल नहीं है। बस ये एक लाइन याद कर लें कि चैडविक इन्वेस्टिगेटेड द इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन ऑन द अदर एलिमेंट बोथ इन द सॉलिड इन द गैसियस फॉर्म। ये डिस्कवरी ऑफ जो न्यूट्रॉन थी किसने की थी? चैडविक ने की थी। इक्वेशन भी नहीं आती। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की सिंबल्स तो पता होंगे आपको। मास याद होना चाहिए, कूलम्स का चार्ज कितना होता है 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम होता है। चार्ज याद होने चाहिए, माइनस होता है इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव होता है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का जीरो, नो चार्ज होता है इसके ऊपर। और ये सारी चीजें पूरा टेबल याद होना चाहिए। मास भी पूछ लेते हैं कभी कभार। अच्छा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या हुआ था? एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है कि उसने सारी अल्फा पार्टिकल्स मेनली जो डिस्कवर किए थे। रदरफोर्ड एंड हिज कोवर्क्स ऑब्जर्व स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय थिन फिल्म्स। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि किस तरह अल्फा पार्टिकल्स कुछ सीधी जा रही होती है, कुछ डिफ्लेक्ट हो रही होती है ऊपर की तरफ, कुछ नीचे की तरफ। ठीक है, तो इन वन सच एक्सपेरिमेंट्स अल्फा पार्टिकल्स emitted from polonium bombarded on thin gold foil penetrated through the foil and deflected on the other side। कुछ वापस आ रही हैं, कुछ ऊपर की तरफ जा रही थी, कुछ नीचे की तरफ जा रही थी। 1 in 8,000 suffered a deflection and reemerged on the same side। जो मेन चीजें वो इधर assumptions जो बेसिक थी और जो रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स थे वो एक्चुअल हैं जो टेस्ट में भी आ सकता है। The alpha scattering ये पढ़ लेते चले। The alpha scattering from metal foil, the alpha particles are produced by the radioactive source। ये जो मार्क किए हुए ये देखें आ सकता है। The alpha particles किस तरह प्रोड्यूस हो रहे थे? रेडियोएक्टिव सोर्स है। Since lead absorb alpha particles, a lead plate with a hole is used to obtain a beam of alpha particles। Lead यूज किए थे, लीड मटेरियल। ठीक है, लीड मटेरियल यूज किया था ताकि वो अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर सके। The alpha particles scattered from the metal foil strike the fluorescent zinc sulfide screen and produce tiny flashes। A movable microscope is used to view the flashes। ये irrelevant है, out of the book भी लिखा हुआ है। Some basic assumptions were made to explain the scattering। अब ये basic assumptions है, ये important है, ये MCQs में आएंगी आपके। The mass of an atom is concentrated in a nucleus carrying positive charge। जो मास होता है एटम का वो कहाँ पर होता है? वो सारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, मास जो एटम का होता है वो सारा न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, बीच में जो होता है न्यूक्लियस होता है। सारा मास जो होता है ये रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था क्योंकि जो बीच की जो रेस थी वो बाउंस बैक होके वापस आ रही थी सारी, और जो ऊपर नीचे से जा रही वो ऊपर वाली ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होती, नीचे वाली नीचे। जो बीच की सिर्फ रेस थी वो वापस आ रही थी। ठीक है, तो ये पहली assumptions थी। द ग्रेटर पार्ट ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम इज एम्प्टी स्पेस। जो ज्यादातर हिस्सा है एक एटॉमिक एटम का वो खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि बीच वाली सारी कुछ रेज वापस आ रही हैं, बाकी जो ऊपर वाली है वो ऊपर की तरफ जा रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है नीचे वाली। तो उसका मतलब ज्यादातर जो हिस्सा है वो खाली है। ये रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व एंड स्पिन अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है ये अराउंड द न्यूक्लियस घूमता रहता है। तो ये तीन assumptions थी जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से हुई थी, जिसकी वजह जो पूरे एक्सपेरिमेंट से पता चला था। अच्छा, ड्रॉबैक क्या थे कि क्या चीजें ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम डिस्क्राइब नहीं कर पाया था। could not explain the distribution of electrons outside the nucleus, or it could not explain the line spectrum of an atom। ये सारा शॉर्ट करके लिखा है, वरना इसकी ये जो ड्रॉबैक्स हैं इसमें भी एक दो पेज लिखे होते हैं बुक में कि क्यों ड्रॉबैक्स आया था, क्या वजह है, क्यों नहीं स्टेबिलिटी होती है एटम की। तो उसमें इतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, बस ड्रॉबैक पता होने चाहिए क्या क्या थे। ये तीन ड्रॉबैक्स थे मेन। तो आपको यही पूछा जाएगा कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कौन से ड्रॉबैक्स है। इसका एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकते हैं कि ये तीनों दिए होंगे। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स आर, मतलब ये तीनों दिए होंगे और नीचे दिखा ऑल ऑफ दीज। तो उस तरह भी एक
आ सकता है एमसीक्यू। सर लास्ट पॉइंट जरा से एक्सप्लेन करिएगा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पता था क्या कि होता है, कैसे? लाइन यस। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो हर ऑर्बिट का एक शेल होता है, जैसे KLMN, स्पेक्ट्रम जनरेट होता है जैसे फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है, तो उसके ये आगे टॉपिक आ रहे हैं पूरे स्पेक्ट्रम के, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन, एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम, आगे सारे डिटेल्स में आएंगे। ठीक है, वहां पे आप समझ लीजिएगा। देखें आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यहाँ पे आके मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले ये, अच्छा ये थोड़े से इसके ना पेज आगे पीछे हो गए थे, तो इसके बाद जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद जो टॉपिक है वो ये है बोर थ्योरी। ठीक है, बहुत से भी जो मेन पोस्टुलेट्स थे बोर के, वो क्या क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन ऑर्बिट्स कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। हमें रदरफोर्ड ने ही बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे मूव करता है, अराउंड द न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस के जो अराउंड जो सर्कल जो ऑर्बिट्स होते हैं उसको स्टेशनरी स्टेट कहते हैं, या एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। जो पहला होता है उसको स्टेशनरी स्टेट कहते हैं, क्योंकि उसे ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन वहां पे लाई कर रहे हैं तो वो ग्राउंड स्टेट में होता है। ठीक है, जिसका 1 होता है, n=1। जो कौन सी सीरीज होती है? लेमन सीरीज होती है। फर्स्ट पॉइंट सही है। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, सिर्फ कह रहे हैं कि सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं एटम के अराउंड जिनका एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर होगा h/2π। mvr क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है, इज इक्वल टू n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5 जिस भी ऑर्बिटल में, सही है, n। असल चीज क्या है इसमें? h/2π। तो जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के अराउंड घूम सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट ये, ठीक है। द एनर्जी इज नाइदर सर ये रेडिएट, प्लैंक्स कांस्टेंट है। हाँ प्लैंक्स कांस्टेंट, बिल्कुल प्लैंक्स कांस्टेंट सर, अभी आ रहा है डेफिनेशन में, इसलिए मैंने भी बताया नहीं था आपको। ठीक। And the energy is neither radiated nor absorbed when electron move in their orbits. एनर्जी ना उसकी रेडिएट हो रही होती है, मतलब ना एब्जॉर्ब कर रहा है, ना एमिट कर रहा है, ना एनर्जी लूज कर रहा है, ना गेन कर रहा है। ठीक है, जब वो एक ही ऑर्बिट में घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बोहर ने एक थ्योरी दी थी, पोस्टुलेट्स दिए थे, ये सही नहीं था। ठीक है, ये पोस्टुलेट जो था इसका कि जब, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो लूज कर रहे हैं एनर्जी। ठीक है, लेकिन इसने कहा था कि नहीं करता। When electron jumps from one orbit to another, energy is evolved or absorbed. अब इन्होंने कहा था कि जब जैसे एक वन n=1 में पहले शेल में, k शेल में, k से l में जा रहे हैं, तो एनर्जी लूज करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। अगर लोअर ऑर्बिटल से हायर में जाता है तो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और जब रिलीज करता है एनर्जी तो ऊपर हायर ऑर्बिटल से नीचे आता है। ये मैं आपको डायग्राम बना के समझा दूंगा। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, जब एक, बस अभी इतना समझ लें कि एक ऑर्बिट से जब दूसरे ऑर्बिट में जब जंप करता है एक इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी या इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो उसकी ये एक मैथमेटिकल टर्म है कि डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। और डेल्टा E क्या होता है ये भी आगे डेफिनेशन में आ रहा है। द Coulombic forces of attraction between electron and nucleus hold the atom together. ये जो बीच में एक force of attraction होती है between the electron and the nucleus, जिसने, क्योंकि देखें इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, वो उसी एक ही डायरेक्शन में घूम रहा होता है, मतलब वो आगे पीछे नहीं होता, ना न्यूक्लियस के करीब आता है ना दूर होता है, तो इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है
which hold the atom together, जिसने एटम को और इनके सारे अंदर के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिनको होल्ड किया होता है। तो ये सारे पोस्टुलेट्स बोहर ने दिए थे। ठीक है। अच्छा, आप कैलकुलेशन, ये पूरी डेरिवेशन थी आपकी रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब आपको जो याद रखना है वो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। वो बोल देंगे एन की कोई वैल्यू दी गई और बोलेंगे रेडियस ऑफ द एफ एन ऑर्बिट बताएं। ठीक है, तो एच, ये सारा जो वैल्यू है एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर mze, ये किसके बराबर होता है? 0.529 एक्सपोनेंट -10। एक्सपोनेंट -10 किसके बराबर होता है? आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है। तो इसकी जगह इसलिए लिखा हुआ है ए आर्मस्ट्रॉन्ग। इस ये ए और जो डिग्री की जो साइन बना हुआ है इसको क्या कहते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इस तरह आप लोग कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट कर सकते हैं। इसका न्यूमेरिकल आता है पेपर में, टेस्ट में। कैलकुलेशन ऑफ एन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन E2 माइनस E1, ये क्या, किसकी वैल्यू डाली है इतनी बड़ी? 2 पाई mz स्क्वायर E4 h स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ये कुछ नहीं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ड्राइव की थी। जी सर। तो ये वही उसकी ड्राइव होके ये बना हुआ है वैल्यू, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडियस की वैल्यू भी डाली थी। जी, बस आपको अभी जो चीजें याद रखनी है वो सिर्फ ये करने हैं, सिर्फ फॉर्मूलाज। ठीक है, ये एन एल जो लिखा हुआ है फॉर लो ऑर्बिट ऑर्बिटल्स, और एन इज इक्वल टू एच जो लिखा है एन एच स्क्वायर लिखा हुआ है तो हाई ऑर्बिटल। इसलिए देखिए एन एल इज ऑलवेज लेस देन एन एच। जो छोटा नंबर होगा वो पहले रखेंगे आप। ये सारी वैल्यूज भी लिखेंगे कि जब n 1 होता है तो e जो होता है वो कितना होता है? -1312। अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी इसी तरह निकल आती थी, क्योंकि E इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? डेल्टा E इज इक्वल टू एच वी के बराबर होता है। h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये आगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज इक्वल टू एच वी होता है, तो हम लोग h की वैल्यू डाली, E की वैल्यू तो हमें यहाँ पे पता है, ये सारी E की वैल्यू है, तो V रह जाता है। V इस तरह हम लोग यहाँ से उसी वैल्यू से निकाल लेते हैं, जस्ट चेंज करके। अच्छा, क्लास ओवर हो रही है, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लिएगा, 1 मिनट रहता है।